सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शब्द भेद के अंतर्गत रचना के आधार पर शब्द भेद पढ़ना शुरू किया था, जिसमें इसका पहला भेद हम लोग ने रूढ़ शब्द पढ़ा था। आज के वीडियो में हम लोग रचना के आधार पर जो शब्द भेद है शब्द है उसका दूसरा भेद यौगिक शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था, मैं उसको याद दिला देती हूँ, रिवीजन हो जाएगा आपका, कि रचना के आधार पर जो शब्द भेद है उसको हम लोग बनावट के आधार पर भी बोलते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर भी बोलते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और चलिए देखते हैं इसका दूसरा भेद क्या है। पहला क्या था? रूढ़ शब्द। दूसरा क्या है? रूढ़ शब्द हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द। बच्चों, अगर आप इस नाम को ध्यान से देखें तो आपको इसका अर्थ समझ में आने लगेगा। यौगिक, योग का क्या अर्थ है? योग मतलब मैथ में, गणित में आप योग का अर्थ क्या पढ़ते हैं? जोड़, है ना? तो वैसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जुड़कर बने हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए इसकी देखते हैं परिभाषा क्या है। जो शब्द या वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हैं। देख लेते हैं। जो शब्द दो या दो शब्दों के मेल से बने हों, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। अभी आपने देखा कि यहाँ स्पष्ट हुआ कि यौगिक किसे कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि जहाँ दो शब्दों के मेल से नया शब्द बना हो उसको यौगिक कहते हैं। मतलब योग से बना है, जुड़ के बना है, उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, परिभाषा आपने देख ली। अब इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से भी देखेंगे कि यौगिक शब्द कैसे दो शब्दों के मेल से बना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, पाठशाला। विद्यालय को बोलते हैं। इसमें कौन कौन से दो शब्द मिले हैं? देखिए, पाठ और शाला, है ना? मतलब पढ़ने का घर। पाठ मतलब पढ़ाई, पढ़ने के लिए, शाला मतलब घर, पाठशाला। एक और उदाहरण लेते हैं हम लोग। देखिए, प्रधान मंत्री। ठीक है, इसमें दो शब्द कौन कौन से हैं? एक प्रधान है और एक मंत्री है। इन दोनों शब्दों को मिला के एक नया शब्द बना, क्या? प्रधान मंत्री। इसीलिए ये शब्द यौगिक शब्द है। पाठशाला में दो शब्दों को मिला के बना था, पाठ और शाला को पाठशाला, इसीलिए ये भी यौगिक शब्द की श्रेणी में आता है। चलिए हम लोग एक और शब्द देखते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सहपाठी। ये भी दो शब्दों के मेल से बना है। सह और पाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला। सह मतलब साथ में, पाठी मतलब पढ़ने वाला। तो इन दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना, क्या? सहपाठी, है ना? चलिए एक और देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे रेलगाड़ी। ठीक है, यहाँ भी देखिए दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बना, जिसको बोलेंगे यौगिक शब्द। रेल और गाड़ी को मिलाकर नया शब्द बना, इसीलिए ये शब्द यौगिक शब्द की श्रेणी में आता है। हम एक और उदाहरण देखेंगे, रसोई घर। बच्चों देखिए, यहाँ पर दो शब्द को मिलकर नया शब्द का निर्माण हुआ है। कौन कौन से? एक रसोई और दूसरा घर। रसोई और घर, ये दोनों शब्द मिलके एक नए शब्द का यहाँ निर्माण कर रहे हैं, रसोई घर। इसीलिए ये जो शब्द है ये यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये दो शब्दों के
मेल से बना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि यौगिक शब्द क्या है। बहुत ही आसान है, इसको समझना बहुत ही आसान है। नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि जहाँ दो शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण होता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग तीसरा इसका भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद क्या है? अभी हमने पढ़ा रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द। तीसरा जो भेद है, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में उस तीसरे भेद का नाम आपको बताया था, है ना? शायद आपको याद अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए इन दोनों को हम ऊपर लिख देते हैं ताकि याद रहे कि हम लोगों ने ये दोनों जो भेद पढ़ लिए हैं। चलिए यहाँ स्पेस खाली करते हैं और लिखते हैं यहाँ पे योगरूढ़ शब्द। ठीक है, योगरूढ़ शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपने देखा कि हम लोगों ने रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द समझ लिया है। हमने रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द को समझ लिया है। अब हम यहाँ योगरूढ़ शब्द को समझेंगे। जैसे कि आपने रूढ़ शब्द को समझा कि किसी विशेष अर्थ के लिए होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए फिक्स हो गया होता है, वैसे शब्द जिसका खंडन करने पर वो सार्थक अर्थ नहीं देता, वैसे उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द वैसे शब्द जो दो शब्दों को मिलकर बने हैं, वो यौगिक शब्द है। बहुत आसान है। अब योगरूढ़ शब्द भी बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ पे जो नाम है उसको देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? योग और रूढ़ दोनों लिखा हुआ है। रूढ़ भी है और योग भी है। इसका अर्थ क्या है कि वैसे शब्द जो यौगिक तो है, मतलब दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, लेकिन वो किसी न किसी के लिए फिक्स हो गए हैं, विशेष अर्थ देते हैं, वैसे शब्द को हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि योगरूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है। वैसे यौगिक शब्द यौगिक शब्द तो आपको समझ में आ गया। वैसे जुड़े हुए शब्द जो योग तो हैं, वैसे यौगिक शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए जाने जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से भी समझेंगे। एक बार फिर से आप इसे देख लेंगे कि योगरूढ़ शब्द क्या है। ठीक है, बहुत आसान है, एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि यौगिक तो है, मतलब दो शब्दों के मेल से तो ये शब्द बना है, लेकिन किसी न किसी के लिए फिक्स हो गया है, इसीलिए इसे हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब कैसे ऐसा होता है कि दो शब्दों के मेल से तो बना हो लेकिन किसी न किसी के लिए फिक्स हो गया हो, ये कैसे होगा? ये हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहला उदाहरण। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लंबोदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लंबोदर जो शब्द है ये दो शब्दों के मेल से बना है। क्या? लंबा प्लस उदर। लंबा का अर्थ क्या होता है? बड़ा। उदर का अर्थ पेट, जिसका बड़ा पेट हो उसको लंबोदर कहते हैं, है ना? लेकिन लंबोदर जो शब्द है वो दो शब्दों के मेल से तो बना है, लंबा और उदर के मेल से। लेकिन जब ये शब्द निर्माण हो गया, लंबोदर बन गया, तब ये शब्द किसी एक के लिए फिक्स हो गया। हम लोग लंबोदर भगवान गणेश को बोलते हैं, गणेश जी को लंबोदर बोलते हैं। और ये शब्द
किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं प्रयोग कर सकते जिनका पेट बड़ा हो, है ना। हम सिर्फ भगवान गणेश जी के लिए ही ये प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मुरलीधर, दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन से? एक मुरली और दूसरा धर, मतलब मुरली को धारण करने वाला। ठीक है, दो शब्दों के मेल से बन गया मुरली को धारण करने वाला। लेकिन मुरलीधर जो शब्द है हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के लिए, है ना। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति मुरली लेके चलने लगे या उसको धारण कर ले या उसको लेके घूमे तो हम उसको मुरलीधर नहीं बोलते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो दो शब्दों के मेल से जो नया शब्द बना, मुरली और धर के मेल से जो नया शब्द बना, वो शब्द क्या हुआ? किसी एक के लिए फिक्स हो गया है। और वो कौन है? भगवान कृष्ण के लिए फिक्स हुआ है। इसीलिए इन शब्दों को हम क्या बोलेंगे? योगरूढ़ शब्द बोलेंगे। मतलब दो शब्दों के मेल से बना लेकिन किसी के लिए फिक्स हो गया। आगे हम लोग एक दो और उदाहरण देखेंगे। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, चलिए एक और लेते हैं। नीलकंठ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये भी दो शब्दों के मेल से बना है। कौन कौन सा? नील और कंठ, मतलब नीला कंठ। ठीक है, तो जिसका कंठ नीला, दो शब्दों के मेल से बन गया नीला और कंठ, दोनों शब्द हैं और उनके मेल से बना नीलकंठ। लेकिन ये नीलकंठ जो शब्द है वो किसके लिए फिक्स हो गया? भगवान शिव के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं, रूढ़ हो गया है। अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अपने कंठ को रंग ले, नीला कर ले, हम उसे नीलकंठ नहीं बोलेंगे, है ना। क्योंकि ये शब्द किसी विशेष के लिए फिक्स हो गया है, एक विशेष अर्थ देता है। इसीलिए ये शब्द क्या है? योगरूढ़ शब्द है। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और हम उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखते हैं पंकज। देखिए, पंकज का क्या अर्थ है? पंक और ज दो शब्दों के मेल से बना है, पंक और ज। तो पंक का क्या अर्थ है? पंक का अर्थ है कीचड़ और ज का अर्थ है जन्म लेना, कीचड़ से जन्म लेने वाला, है ना। पंक या कीचड़, इसको पंक बोलेंगे या कीचड़ भी बोल सकते हैं। और ज का अर्थ है जन्म लेना, मतलब जो कीचड़ से जन्म लेता हो या पंख से जिसका जन्म हुआ हो। तो पंख से तो बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता है, कीड़े मकोड़े हैं, घास फूस है, गंदगी है, सबका जन्म होता है। लेकिन उसी कीचड़ में कमल भी खिलता है ना। तो ये जो पंकज शब्द है वो अर्थ तो देता है कि जिसका पंख से जन्म हुआ है, दो शब्दों के मेल से बन गया। लेकिन पंकज शब्द किसके लिए फिक्स हो गया? कमल के लिए फिक्स हो गया, है ना। इसीलिए ये शब्द रूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। सॉरी, ये शब्द योगरूढ़ शब्द की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि दो शब्दों के मेल से बना और किसी न किसी के लिए फिक्स हो गया। तो बच्चों, आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि योगरूढ़ शब्द क्या है, रूढ़ शब्द क्या है, यौगिक क्या है और योगरूढ़ शब्द क्या है। अभी हमने रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ा, जिसके तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अभी आपको तीनों मैंने दो वीडियो के माध्यम से समझाया। आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन आप इसका अभ्यास करेंगे इन शब्दों का। बहुत शब्दों में से आप रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्दों को छांट के लिखेंगे तो आपका कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।